Hello everyone, welcome back to IIT Jam and CSIR Net. I am Radhika Gandhi and we are studying mathematical physics. तो लास्ट सेशन में हमने मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का आधा पार्ट कवर किया था, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक था टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज. तो हमने देखी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, एंड हमने ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी. और जो वो रूल फॉलो करते हैं हमने उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे. तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में रखेंगे. तो ये 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज जो हम कवर करेंगे वो ये 3 पार्ट होगा. तो फर्स्ट इज केले हैमिल्टन थ्योरम, देन फॉलोड बाय रैंक एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम सेंट्रिक आप कह सकते हो, वो फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं. बट आज हम उसके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके माइंड में रिटेन रहें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज केले हैमिल्टन थ्योरम. तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं. तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है? ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल 0. ये हमारी नॉर्मल आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है. कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन हो, अगर हमें उसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हम इसके थ्रू करते हैं. ठीक है. बट फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर मैं जनरल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की बात करूं, तो जनरल फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगी? तो हमने 2x2 का एग्जाम्पल देखा था, 3x3 का एग्जाम्पल देखा था. जब हम फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो आइगन वैल्यू इक्वेशन आती है वो क्यूबिक में होती है. फॉर 2x2 वो क्वाड्रेटिक में होती है ना. तो जनरल फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए जो मेरी आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इस टाइप की होती है. दिस इज अ जनरल फॉर्म विच वी आर राइटिंग राइट नाउ. तो लैम्डा एन माइनस सी वन लैम्डा एन माइनस वन प्लस सी टू लैम्डा एन माइनस टू अप टू सोन, या सी एन यहाँ पर आएगा सी एन लैम्डा 0, और यू कैन राइट इट एज आई इक्वल 0. ये हमारी होती है जनरल फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. ठीक है. अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation or eigenvalue equation. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो of any order, it can be order 2, 3 or up to n, it can be of any order, but it should be a square matrix. It satisfies its own characteristic equation or eigenvalue equation. तो eigenvalue equation क्या है? ये है हमारी eigenvalue equation. अब थ्योरम के अकॉर्डिंग लेट्स से मैं कोई भी मैट्रिक्स ले रही हूँ A. कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, इट कैन बी ऑफ 2x2, इट कैन बी ऑफ 3x3 ऑर्डर. तो इस मैट्रिक्स को ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए एन माइनस सी वन लैम्डा एन माइनस वन प्लस सी टू लैम्डा एन माइनस टू अप टू सी एन आई इक्वल 0. ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये खुद की आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. दिस इज अ थ्योरम. अब ये जो थ्योरम है ये कैसे हेल्पफुल है, अब वो देखते हैं. तो हमें पता है, हमने इनवर्स कैलकुलेट किया हुआ है. अब हम इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होती है, मतलब हमें हर एक जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स निकालने होते हैं. उसके बाद हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, देन वी टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड देन वी गेट द इनवर्स ऑफ योर मैट्रिक्स. बट केले हैमिल्टन थ्योरम से ये चीज़ काफ़ी इजी हो जाती है. वो कैसे? अब देखो, अगर हम लेट्स से जनरली हम 3x3 की बात करते हैं, 3x3 के अकॉर्डिंग मेरी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म की होगी? ए क्यूब माइनस सी वन ए स्क्वायर प्लस सी टू ए माइनस सी आई इक्वल 0. तो ये मेरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी फॉर 3x3 मैट्रिक्स.
राइट। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है, मींस ए इनवर्स कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस केले हैमिल्टन थ्योरम। वो कैसे करेंगे? तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ए इनवर्स। हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। क्या आ जाएगा? ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, तो मैंने बस ए क्यूब को सेपरेट लिखा है, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी दिस इज माइनस, माइनस सी वन ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस सी टू ए इनवर्स ए माइनस सी थ्री ए इनवर्स आई इक्वल 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? आई, तो यहाँ से हमें बचा ए स्क्वायर माइनस सी वन, सिमिलरली यहाँ से भी ए इनवर्स ए विल गिव यू आई, तो क्या बच जाएगा? सी वन ए सी टू आई माइनस सी थ्री ए इनवर्स इक्वल 0। अब यहाँ से ए इनवर्स की जो टर्म है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा? सी थ्री ए इनवर्स इज ए स्क्वायर माइनस सी वन ए प्लस सी टू आई, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/c3 ए स्क्वायर माइनस सी वन ए प्लस सी टू आई। तो ये तो है हमारा जनरल फॉर्मूला कि फॉर 3x3 मैट्रिक्स हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये ईज कैसे की है इस प्रोसेस ने हमारी कैलकुलेशन को। अब हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना होगा? ए स्क्वायर विच इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमें ए पता है, आई पता है, वी जस्ट हैव टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन विच इज नॉट अ बिग टास्क। तो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है हमारी कैलकुलेशंस एज कंपेयर टू अगर हम जनरल मेथड को फॉलो करते हैं ए इनवर्स निकालने का। अब यहाँ पर ये कॉफिशिएंट्स क्या है? C1 C2 C3, ये कॉफिशिएंट्स क्या थे? तो जब हम जनरल इक्वेशन की बात कर रहे थे फॉर n क्रॉस n, तो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, अगर हम n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए विच इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो ये तो है हमारा कोफिशिएंट C1। नेक्स्ट कोफिशिएंट C2 इज लैम्डा वन लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा थ्री लैम्डा फोर अप टू सो अप टू या C3 is lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 1 lambda 2 lambda 3 plus lambda 2 lambda 3 lambda 4, it goes up to हमारा जो n है वहाँ तक ही जाएगा ये। एंड Cn क्या होगा? It will be lambda 1 lambda 2 lambda 3 up to lambda n, which is nothing but determinant of your matrix A। तो जो फर्स्ट कोफिशिएंट है दैट इज ट्रेस ऑफ योर मैट्रिक्स, एंड जो लास्ट कोफिशिएंट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ योर मैट्रिक्स। तो ये हमारे जनरल कोफिशिएंट के फॉर्मूलाज हैं। अब मुझे कोफिशिएंट्स भी पता है, तो मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, तो हमें क्या गिवन है? फॉर द मैट्रिक्स ए इनवर्स इज गिवन बाय दिस। हमें ऑप्शन चूज करना है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? ए इनवर्स। ठीक है, हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इनवर्स। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? और ये 3x3 मैट्रिक्स है, और 3x3 के लिए हमने अभी अभी जनरल फॉर्मूला देखा है क्या है, बट उससे पहले हम इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। आइगन वैल्यू इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? विल जस्ट अप्लाई ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल 0। तो 0 माइनस लैम्डा 0 1 2 1 minus lambda 1 1 1 1 minus lambda. The determinant law equate it to 0. So this will be the characteristic equation. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? माइनस लैम्डा इंटू वन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस वन माइनस 0 प्लस वन इंटू टू माइनस वन माइनस लैम्डा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस लैम्डा इंटू वन
प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा। अब बस कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, माइनस लैम्डा इंटू what we are getting is minus lambda in lambda square minus 2 lambda, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, एंड प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें देगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि क्यूबिक फॉर्म में होगी बिकॉज हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारा आ रहा है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0। हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल 0। अब केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल 0। तो 1 यहाँ पर बस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट लाइक दैट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स 0। अब यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इक्वल माइनस ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। तो दिस इज योर आंसर। ऑल्दो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट बिकॉज ये फर्स्ट एग्जाम्पल था केले हैमिल्टन थ्योरम का, सो इट्स बेटर कि हम पूरे रूट से स्टार्ट करें, कि जहाँ से हमने इनिशिएट किया था। हमने पहले आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाली, फिर हमने कहा था थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स शुड फॉलो इट्स ओन आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो हमने बस मैट्रिक्स को उसमें प्लग किया है आइगन वैल्यू इक्वेशन में, एंड हमने ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स से, एंड हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। और हम इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, यहाँ से हमने ए क्यूब के लिए देखा ही था, सो ए इनवर्स विल बी दिस। और कोफिशिएंट्स हम इजीली बता सकते हैं, C3 C1 और C2 बताने के लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट ए you have a 2x2 matrix now, then the eigenvalues of the matrix this are। तो हमें एक 2x2 matrix given है, then the eigenvalues of matrix, हमें इस matrix की eigenvalues बतानी है। ठीक है, let's do it। तो हमें क्या पता है, हमें A matrix given है which is 1 minus 1 2 and 3, और ये जो B matrix है वो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, और जो कि ए मैट्रिक्स की टर्म्स में है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ए की खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ए की आइगन वैल्यू इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जो कि हमारी ये मैट्रिक्स होगी, एंड इसका डिटर्मिनेंट जस्ट इक्वेटेड टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इंटू, ओके, सो दिस माइनस प्लस 2 इक्वल 0। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ रहा है, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस लैम्डा
ओके, -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0, और इन अदर वर्ड्स लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 0। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स के लिए उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन पता है, विच इज लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 0। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, यस दिस इज द इक्वेशन। तो अब केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -4a प्लस 5i इक्वल 0। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और हमें गिवन क्या था, हमें कौन सी मैट्रिक्स की निकालनी है, इसे एक बार लिख लेते हैं। तो B is A4, B is A4 minus 3a cube plus a cube plus 3a square minus 2a plus 8i minus 2a plus 8i। ठीक है, हमें ये गिवन है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। हमें ये इक्वेशन पता है, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन। हमें क्या मिल जाएगा, ये जो बी मैट्रिक्स है वो हमें इसकी फॉर्म में मिल जाएगी, देखते हैं। तो बी है हमारा A4 -3a³ प्लस 3a² -2a प्लस 8i। एंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए के लिए क्या है, A² -4a प्लस 5i। ओके, ठीक है, अब हम परफॉर्म करते हैं ये डिवीजन। तो A² यहाँ पर आ जाएगा A4 -4a², हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, -4a³ आएगा इधर, -4a³ प्लस 5a²। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आएगा a³, दिस वाज प्लस, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2a², ऊपर से ये वाली टर्म एज इट इज। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस a। So now multiply this a with the divisor which is, यहाँ पर आ जाएगा a³ -4a² प्लस 5a। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया, -2a² -7a प्लस 8i। ओके, अगेन प्लस a, सॉरी नॉट प्लस a, अब हमें क्या चाहिए, 2a² चाहिए। तो +1 करेंगे तो a² +2, दिस इज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास थी 2a² -7a प्लस 8i। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 2a² -8a प्लस 10i। ओके, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, तो a -2i, तो रिमाइंडर आ गया हमारा a -2i। अब हम इसको बी मैट्रिक्स को इसकी टर्म्स में कैसे लिखेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड ऐड द रिमाइंडर। तो a² -4a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा आंसर आया था विच वॉज a² प्लस a प्लस 2, a² प्लस a प्लस 2 प्लस रिमाइंडर क्या था हमारा, a -2i, a -2i। Now this is equals to your B matrix. Yes, so this is equals to B matrix. अब मुझे क्या करना है, अब देखो B matrix अब मेरी ये आई है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये तो 0 के इक्वल है, तो ये टर्म 0 हो गई। यहाँ से हमने लिखा था ना a² -4a प्लस 5i इक्वल 0, बस हमने वही प्लग किया है, a² -4a प्लस 5i विच इज 0।
हमारे पास क्या बचा, b इक्वल्स a माइनस 2i। तो अब a मुझे पता है, a क्या है, तो a वॉज योर 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 3 माइनस 2i, सो 2 0 0 2। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी बी मैट्रिक्स, तो 1 माइनस 2, so yeah, you can just perform the subtraction and you will get the value of matrix B। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है, हमने पहले एक ए मैट्रिक्स के लिए, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए पहले हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी, बिकॉज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स है वो अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने उस आइगन वैल्यू इक्वेशन में ए प्लग कर दिया, जहां से हमें इक्वेशन मिल गई थी ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल 0। अब जो हमें मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो हमें ए की टर्म्स में गिवन थी, तो हमने क्या किया, हमने बी मैट्रिक्स उठाई और उसको हमने एक तरह से ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वेशन की टर्म्स में लिखा, और वो कैसे किया, डिवाइड करके। तो जब हमने डिवाइड किया, एक तरह से आप कह सकते हो आप ना ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पर हमने बी मैट्रिक्स को रख दिया एंड हमने बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज किया, विच वॉज इक्वल्स टू 0 फॉर मैट्रिक्स ए, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, विच वॉज अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, जो कि हमारा आया था b इक्वल्स a माइनस 2i, एंड यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 satisfies the equation this, इक्वेशन गिवन है हमें, and its eigen values are given by lambda 1 lambda 2 lambda 3, then the value of lambda 1 lambda 2 plus lambda 2 lambda 3 plus lambda 3 lambda 1 is equal to। तो काफी इजी लग रहा है, कैसे, हमारे पास इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, विच इज a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 10i इक्वल 0। हमें मैट्रिक्स ए की ऑलरेडी आइगन वैल्यू इक्वेशन गिवन है, जो कि जनरल फॉर्म क्या होती है, ए क्यूब माइनस c1a स्क्वायर प्लस c2a माइनस c3i इक्वल 0। जनरल फॉर्म यही होगी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए। अब देखो, हमने पढ़ा था कि c1 प्लस सॉरी सी नॉट c1 प्लस c2, जो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है वो तो ट्रेस के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, बिकॉज तो c1 तो होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, c2 क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1, और c3 क्या होगा, lambda 1 lambda 2 lambda 3, which is the determinant of your matrix A। ओके, अब देखो, अब हमें बस कंपेयर करना है, ये हमें गिवन है और ये जनरल फॉर्म हमें पता है, जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ से इन दोनों से c1 की वैल्यू क्या है 8, c2 की वैल्यू क्या है 17, c3 की वैल्यू क्या है 10। अब बताओ c2 की वैल्यू, जो हमें क्या पूछा गया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1, ये तो c2 ही है, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर ही है, तो आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 17। तो योर आंसर इज 17। इसमें बस हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, तो इसमें हमने क्या यूज किया है, हमें कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए थ्योरम के, एंड या जस्ट कोफिशिएंट्स पता होना चाहिए, एंड हमने बस कंपेयर किया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हम सब ने पढ़ा हुआ है रैंक क्या होती है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि रैंक को हम लेट्स से रो से हम डिनोट करेंगे। अब रैंक होती क्या है, एक तरह से ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बताती है। तो rank is nothing but it tells you about the maximum number of its linearly independent column vectors or row vectors, column vectors or row vectors।
तो जितने भी हमारी मैट्रिक्स में, जो कि किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ विच लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स आर प्रेजेंट, वो आपका रैंक बताता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। अब इसका क्या मतलब है, तो मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इट कैन बी 3x3 और इट कैन बी 2x2 में, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हम पहले क्या चेक करेंगे कि उसके रोज या फिर कॉलम्स डिपेंडेंट हैं कि नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ऑर्डर के इक्वल ही होगा। और इन अदर वर्ड्स, हम लीनियर इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, हम डिटर्मिनेंट के थ्रू चेक करते हैं, राइट। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आता है, दैट्स योर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो बस एक नाम है कि जब डिटर्मिनेंट 0 होता है हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या है, कि उसमें जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। एंड अगर हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, देन यू से दिस इज योर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज जस्ट अ टर्म। बट ये डिटर्मिनेंट का जो फैक्ट है वो यहाँ पर कैसे यूज होगा, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या है, कि जो आपके कॉलम वेक्टर्स हैं या फिर रो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर आपकी 3x3 मैट्रिक्स गिवन है लेट्स सपोज, और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो उसकी रैंक क्या होगी, 3। तो यहीं पर लिख देते हैं, फॉर 3x3 मैट्रिक्स, अगर हमारा अगर मेरा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो मेरी रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 3। एंड अगर इफ जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है तो जो मेरी रैंक होगी वो 3 नहीं होगी, दैट विल बी लेस देन 3, सॉरी, रैंक विल बी लेस देन 3, रैंक विल बी लेस देन 3। तो क्या चेक करेंगे हम उसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स चेक करेंगे। स्क्वायर सब मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है आपके पास, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, तो अगर आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक किया और इस डिटर्मिनेंट का जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया, मतलब रो या फिर कॉलम वेक्टर्स डिपेंडेंट है, तो हम क्या देखेंगे, कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखेंगे। कोई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो सकती है। अगर अब आपकी जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लेते हो और अगर वो 0 आता है तो रैंक और छोटी है, और अगर वो नॉन जीरो आता है देन यू से द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। 2 क्यों हो जाएगा, बिकॉज 3 में तो डिपेंडेंसी थी, अब जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमने चूज किया उसका ऑर्डर 2 है, वो रैंक 2 हो जाएगा बिकॉज उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली अगर आप सभी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हो और सभी का 0 आता है तो रैंक क्या होगी, 1। मतलब 1 भी तभी होगी जब आपके जो 1x1 मैट्रिसेस हैं, जो कि नथिंग बट दीज आर जस्ट एलिमेंट्स, अगर हम 3x3 की बात कर रहे हैं तो एक एक एलिमेंट अगर वो नॉन जीरो है तो आप कहोगे कि रैंक 1 है, अगर वो 0 है दैट्स नथिंग बट अ नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स का की क्या रैंक हो जाएगी, 0। तो हमने यहाँ पर कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज 0। वन मोर थिंग, ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 6 एंड 3। हम ये मैट्रिक्स लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स में जो हमारी सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम भी एक तरह से डिपेंडेंट है, तो ठीक है, तो दिस इज योर C1
दिस इज C2 एंड दिस इज C3. तो C2 को मैं लिख सकती हूँ C1, यस. C3 को मैं लिख सकती हूँ 3C1. तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है. और लीनियर इंडिपेंडेंट कितने कॉलम्स हैं? एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है. तो इसका रैंक क्या होगा? इसकी रैंक 1 होगी. तो एक तरह से हम यही कहेंगे ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स. नेक्स्ट इज, यस, तो यहाँ पर समराइज करके लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, दिस इज योर रैंक, जो कि अभी हमने एक एग्जाम्पल से भी देखा है. नेक्स्ट इज रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है. और वो क्या कह रहा है? रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ऑफ ऑर्डर n इज n. तो ऑफ कोर्स अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट उसमें कॉलम वेक्टर्स हैं या रो वेक्टर्स हैं, तो उसकी रैंक विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सेकेंड इज रैंक ऑफ एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ऑफ कोर्स जो अभी हमने पूरा पैटर्न पढ़ा है रैंक के बारे में, सो दिस सैटिस्फाइज. एंड नेक्स्ट इज रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0. ओके, लेट्स मूव ऑन. ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? The rank of the matrix this is 2 for the value of A equal to this. हमें A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन क्या है कि रैंक, तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन है और उसकी जो रैंक है, लेट्स से इस मैट्रिक्स को मैं B से डिनोट कर रही हूँ, और उसकी जो रैंक है दैट इज 2. मीन्स जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है वो ऑर्डर के इक्वल नहीं है, मतलब का डिटर्मिनेंट 0 है. तो हम इस फैक्ट को यूज करेंगे, तो हम b का जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे एंड हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. तो लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ b. तो हमारे पास है a माइनस 1 0 0 a माइनस 1 माइनस 1 0. का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करना है हमें. तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं. a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू. यहाँ से क्या आ गया? ए क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, ए क्यूब इक्वल्स 1. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. लेट्स जस्ट चेक इट अगेन. तो a इंटू ए स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस वन अगर हम कॉमन लेंगे तो 0 इंटू ए इज 0 एंड माइनस 1 प्लस 1. या वी आर गुड. नेक्स्ट इज फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. हमें दो मैट्रिसेस गिवन है एंड हमें इनकी रैंक कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब रैंक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया देन तो रैंक सेम, वही जो ऑर्डर है वही होगी हमारी रैंक. अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स पे देखेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. ए का डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं. सो 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 4 माइनस टू इंटू 0 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 0 माइनस. ओके, so 6 minus 4 is 2, 36 minus, and this will be plus 40 plus 50. This is not equals to 0. Means rank of matrix A is the same as the order of the matrix. So rank of A is 3 because ये 3 cross 3 order की matrix है. ओके, सो B के लिए चेक करते हैं. B के लिए भी पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 इंटू yeah, so minus 9 plus 8 minus 1 into 0 and plus 4 minus 1 into 0 minus 6.
अब ये देखते हैं ज़ीरो आता है कि नॉन ज़ीरो आता है। तो -9 -1 -2 एंड यहाँ से आ जाएगा -4 +6। तो दिस इज ज़ीरो। अब इसकी रैंक 3 तो नहीं है, ऑर्डर के इक्वल तो नहीं है, बिकॉज हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आया। तो अब हम कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, तो 2 0 2 1 3 4 2 0 2 1 3 4 एंड -1 -2 -3 -1 -2। तो अब हम इसमें से कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स चूज करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, हम ये चूज कर लेते हैं। तो इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2 +3 विच इज 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो आ गई 2। तो आई होप अब आपको रैंक कैलकुलेट करना आ गया होगा। आपको उसके लिए बस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है आपके रो वेक्टर्स या फिर कॉलम वेक्टर्स, अगर आपकी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 है, मीन्स देयर इज सम डिपेंडेंसी इन बिटवीन द कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स। तो हम फिर स्क्वायर सब मैट्रिक्स पे जंप करते हैं और फिर अगर किसी भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, देन वी से रैंक इज ऑर्डर -1, जो कि अगर हमने 3 × 3 का केस लिया तो रैंक इज 2 एंड फॉलोड बाय दिस। ओके, सो नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायगोनलाइजेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन यूज करके करते हैं, है ना। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को जब हम यूज करके कैलकुलेट करते हैं, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है वो कभी कभी क्यूबिक होती है फॉर 3 × 3 मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक होती है। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है ना आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। बट कुछ तरीका है कि हम इसे इजीली सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए वी हैव सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक तरह से सिमिलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स का व्हाट आई मीन इज कि सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं आप कह सकते हो, बिकॉज अगर ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। आइगन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तरह से डिटर्मिनेंट लेके करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है जब ज़ीरो एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपके पास सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाती है 3 × 3 के केस में। आगे और हायर ऑर्डर पे तो हम क्या ही जाएंगे, हम 3 × 3 की बात करते हैं। तो हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम एक तरह से सिमिलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं जिसको सॉल्व करना ईजी होगा। ठीक है, अब वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है क्या, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, b is considered similar to a if there exists an invertible matrix p such that b is equals to p inverse ap। तो हमें नॉन मैट्रिक्स थी a, जो कि कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स थी, मतलब जिसकी आइगन वैल्यू को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड था, आप ऐसे कह सकते हो। हम एक बी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एक सिमिलर मैट्रिक्स है। अब उसको कैलकुलेट करने की क्या कंडीशन है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट दिस। अब इन्होंने इक्वेशन कंडीशन क्या पुट की है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन क्यों पुट की है, बिकॉज द वे योर B is defined includes P inverse AP। तो अगर P inverse डिफाइंड ही नहीं होगा तो आप सिमिलर मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करो, है ना। तो P inverse P invertible इज वन कंडीशन। ठीक है, तो मतलब इन्वर्टिबल का क्या मीनिंग होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इन्वर्टिबल का मतलब है कि आप इजीली इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो।
और इन्वर्स कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, इट शुड हैव डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो आप इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, इट ब्लोज अप, बिकॉज इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा आप इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड इसे हम इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं अगर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जो कंडीशन है दैट इज, जो पी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होनी चाहिए। बट ये पी मैट्रिक्स है क्या, जनरली जो हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, हम एक तरह से ना एक वन बेसिस से दूसरे बेसिस पे जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे ही होती है ना किसी भी वेक्टर की। तो आप कह सकते हो कि आपका कोई भी जनरल बेसिस वेक्टर है एंड कोई भी ये आपका वेक्टर है इन बेसिस वी कह सकते हो। ओके, बेसिस को हम नहीं डिनोट करते, ये कोई वेक्टर वी है इन योर रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसी वेक्टर को दूसरे कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहती हूँ। मीन्स लेट्स से मैं दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ, दिस एंड दिस, मैं इस कोऑर्डिनेट में लिखना चाहती हूँ। तो इस कोऑर्डिनेट में लेट्स से आपका जो वी वेक्टर है वो ऐसा भी दिख सकता है। तो हम एक तरह से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहे होते हैं, एक बेसिस से दूसरे बेसिस में जा रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू आती है, जो पी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू इसी तरीके से आती है, चेंज ऑफ बेसिस से आती है, ठीक है। बट ये तो कैलकुलेशन को इजी नहीं कर पाया, बिकॉज जो बी मैट्रिक्स आएगी वो भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जो फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यूज कर रहे हैं वो ये है कि हमने देखा था, एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था, कि अगर हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर में इट कैन बी ईदर अपर ट्रायंगुलर और वो लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। अब हम इस फैक्ट को यूज करके क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स। मतलब हमारा जो मेन पर्पस था सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का वो यही था कि हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए, है ना। अब हम अगर इस फैक्ट को देखें दैट या इट इज इजियर टू इवैल्यूएट आइगन वैल्यूज फॉर अ डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो क्यों ना हम जो पी मैट्रिक्स है, जो पी मैट्रिक्स है, हम ऐसे आइगन वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स चूज करें कि जो बी मैट्रिक्स है वो आपकी डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स है। तो हमारी जो बी मैट्रिक्स है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी इज सिमिलर टू ए एंड दे शेयर सेम प्रॉपर्टीज। सेम कौन सी प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, सेम ट्रेस, सेम आइगन वैल्यूज, सेम डिटर्मिनेंट, सेम रैंक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं if two matrices are similar, if A and B are similar। देखो आदि प्रॉपर्टीज तो सेम ही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हम B को डायगोनलाइज्ड बना दें तो हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, हमें वो सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज हम डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे जो कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी मैट्रिक्स ए है, हम ए कंसिडर कर रहे हैं, हम बस डायगोनलाइज मैट्रिक्स देखेंगे कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आता है डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब कोई भी रैंडम पी तो हमारे मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज नहीं कर पाएगा, तो जो पी मैट्रिक्स होती है उसमें आइगन वेक्टर्स होते हैं। अब हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि आइगन वेक्टर्स आर दोज यूनिक डायरेक्शंस, राइट। तो डायगोनलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम हमारी मैट्रिक्स ए जो कि जनरल कोऑर्डिनेट्स में लिखी गई थी, हम उसका बेसिस चेंज कर रहे हैं, और जो बेसिस है वो क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं। जो आइगन वेक्टर्स डायरेक्शंस हैं अलग अलग,
linearly independent, those are acting as basis now. So अब diagonalized matrix, so your diagonalized matrix for A is written as P inverse AP. So this is your diagonalized matrix, जहाँ पर P कैसे कैलकुलेट करते हैं, P हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A है, P क्रॉस 3 की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम स्टेप 1 क्या होगा, हम उसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। स्टेप 2 क्या होगा, हम उसके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, stack these eigenvectors, stack these linearly independent eigenvectors, एंड ये हमारी P मैट्रिक्स देगा। तो P क्या आ गया, अगर हमारी आइगन वैल्यूज लेट्स से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज आपकी जो आइगन वेक्टर्स आई हैं, लेट्स से यू हैव x1 x2 एंड कैपिटल x3, ये आपकी आइगन वैल्यूज आई हैं, सॉरी आइगन वेक्टर्स आए हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज। तो हमारी जो P मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, x1 x2 x3, यहाँ पर हम 3 क्रॉस 3 की बात करें। अब P पता चल गया हमें, P इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें अब इनवर्स कैलकुलेट करना आता है, विच इज एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमारे पास P इनवर्स भी आ जाएगा, A हमें पता है, एंड हम डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, DA विल बी P inverse AP, and which is similar to A, but a more simplified version of similar matrix, which is specifically कि ये diagonal matrix है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जब आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, अगर आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आते हैं, अगर आपके आइगन वैल्यूज डिफरेंट आते हैं, अगर एक 1 है तो दूसरा 2 है, मतलब डीजेनरेसी नहीं आती, तब तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो उस केस में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, आपने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किए, अगर वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, आप बस प्लग कर दो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड अदर एलिमेंट्स विल बी 0, दिस विल बी योर डायगोनल मैट्रिक्स। बट इट्स बेटर कि आप आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करो एंड देन यू परफॉर्म इनवर्स ऑन दैट P मैट्रिक्स, और तब आप फिर करो P इनवर्स AP, एंड इस तरीके से डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स कैलकुलेट। ठीक है, अब डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने से कौन कौन सी कैलकुलेशंस हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, वो है ये। तो यहाँ पर D जो है ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी, उसका हम डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला DA इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP, वेयर P इज योर, जब हम A मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को स्टैक कर देते हैं, यू गेट योर मैट्रिक्स P, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई P इनवर्स A एंड P, आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं D टू द पावर M, E टू द पावर D, साइन D एंड कोसाइन D, ये कैसे हेल्पफुल हैं हम वो देखेंगे। तो D टू द पावर M क्या है, वेयर जहाँ पर आपके पास D डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं A, B और C, अगर आपको D टू द पावर M कैलकुलेट करना है, बस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स पे सेम पैटर्न परफॉर्म करना है। अगर D टू द पावर M है तो A टू द पावर M, B टू द पावर M, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल के केस में सेम गोज फॉर कोसाइन एंड साइन। अब हमें डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कोसाइन D कैलकुलेट करो या फिर E टू द पावर D कैलकुलेट, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है या तो कोसाइन M कैलकुलेट करो, जहाँ पर M कोई भी रैंडम मैट्रिक्स हो सकती है, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है पहले, देन यू विल गेट योर कोसाइन ऑफ M। ठीक है, सिमिलरली आपसे E टू द पावर M भी पूछ सकता है, या फिर
साइन m पूछ सकता है या a टू द पावर m पूछ सकता है, बट वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर मुझे कोसाइन ऑफ m कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? हमें क्या पता है? ई एम इज योर p इनवर्स एम पी, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है और मैट्रिक्स m कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स m, dm इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर मैं p से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूं और p इनवर्स से राइट में मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मिलेगा? p dm p इनवर्स इक्वल्स m। तो अगर मुझे कोसाइन m कैलकुलेट करना है जो कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो ये क्या होगा? p कोसाइन dm p इनवर्स। तो अगर आपसे कोसाइन m कैलकुलेट करने के लिए कहा है, आप ये कैलकुलेट, p हम निकाल सकते हैं, p इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं, हमें पता है क्या होता है कोसाइन d क्या होगा, जो अभी अभी हमने देखा। ये कोसाइन d क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का कोसाइन। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको e टू द पावर m कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे? हमें डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स पता है m के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होती है p इनवर्स एम पी। तो अगेन p इनवर्स से राइट में मल्टीप्लाई, p से लेफ्ट में, हमें क्या मिलेगा? p डी एम p इनवर्स ई m। तो अगर मुझे e टू द पावर m कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? p e टू द पावर d। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे m टू द पावर k कैलकुलेट करना हो, सेम मेथड रहेगा। अब हम इसका ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ में क्या गिवन है? हमें एक मैट्रिक्स गिवन है m विच इज 2x2 मैट्रिक्स, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? कोसाइन पाई बाय 6m। हमने अभी किसके लिए देखा था? कोसाइन m के लिए देखा था हमने। कोसाइन m कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? p कोसाइन d p इनवर्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर हम देखें तो मुझे क्या क्या चाहिए? e चाहिए, p इनवर्स चाहिए और कोसाइन ऑफ d चाहिए, जहां पर d इज योर डायगोनल मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच मैट्रिक्स? m मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम m को डायगोनलाइज कर लेते हैं। m को डायगोनलाइज करने का क्या मेथड है? पहले हम p निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, देन वी विल परफॉर्म e इनवर्स m e। यहाँ से मुझे क्या मिलेगी? डायगोनलाइज मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स m। सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, तो वो कैसे होगी? a माइनस 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा, टेक द डिटर्मिनेंट, वेट इट टू 0, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे क्या आ गया? 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 0। हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई। अब हमें बस इसे फैक्टराइज करना है और हमें आइगन वैल्यूज मिल, तो ये है हमारी इक्वेशन। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 0। तो लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 3, तो यहाँ से मिल गया मुझे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 0। लैम्डा की क्या वैल्यूज आ गई? 1 एंड 3। हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ गई और 2x2, तो हमें m गिवन। आइगन वैल्यूज तो आ गई, अब क्या कैलकुलेट करेंगे? आइगन वेक्टर्स। तो 4 लैम्डा 1 इक्वल्स 1, आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? a माइनस लैम्डा आई इन x 0। तो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 x1 x2 इक्वल्स 0 0। यहाँ से क्या आ गया? 1 1 1 1 x1 x2 इक्वल्स 0 0। यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है? x1 प्लस x2 मीन्स x1 इज इक्वल्स टू माइनस x। रिलेशन आ गया। अगर मैं x2 को k मान लूँ, लेट x2 k, तो x1 क्या होगा? माइनस k।
तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस के फर्दर इक्वल टू के कॉमन ले लिया, क्या बचा -1 1। अब के की वैल्यू कैसे आएगी, हम इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, x1 ट्रांसपोज x1 इक्वल्स 1। तो मल्टीप्लाई दीज, गेट के स्क्वायर -1 1 -1 1 1 स्क्वायर 1 + 1 = 1 2k स्क्वायर = 1। के की वैल्यू क्या आ गई, 1/रूट प्लस -1/। हमारा आइगन वेक्टर कैसे हम लिख सकते हैं, तो x1 इज योर 1/√2 -1 1। एक आइगन वेक्टर तो आ गया। सिमिलरली हम दूसरा आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या थी, 3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना, क्या आएगा 2 - 3 1 2 - x1 x2 इक्वल्स 0 0। यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल बी -1 1 1 -1 -x1 + x2 0 mean x1 is equal to x2। So let x2 be k, so x1 will also be k। x2 is your k, k common 1 1। This is your k guys, k 1 1। इसे अब इसमें हम k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन नॉर्मलाइज योर आइगन वेक्टर x2 ट्रांसपोज x2 1, क्या आ जाएगा x² 1 1 1 1 इक्वल्स 1। हम सॉल्व करेंगे, अगेन यू विल गेट 2k² इक्वल्स 1, k इज प्लस -1/√। अब मुझे सेकेंड आइगन वेक्टर भी मिल गया। क्या है सेकेंड आइगन वेक्टर, x2 इज योर 1/√2 1 1। तो p क्या आ जाएगा, तो p विल बी 1/√, मतलब p होता क्या है, और x1 x2 where x1 and x2 are eigenvectors of your matrix। तो -1 1 1 1, this first eigenvector जो था that was 1/√2 -1 1। तो p आ गया मेरा 1/2 -1 1। p आ गया, p इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा p इनवर्स, वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ p ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ p। एडजॉइंट ऑफ p हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ p क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो C11 क्या होगा, योर p मैट्रिक्स, p का मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में C11 विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सक्लूड, यू विल गेट 1 1 2 विल बी 1 1 will be -1 again will be -1। मेरे पास p इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर मैं तो पहले को फैक्टर में 1 -1, दिस इज योर को फैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, यू विल गेट एडजॉइंट। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो सेम ही रहेगा, तो p इनवर्स क्या आ गया, एंड यहाँ पर 1/2 भी, दिस p हमारा 1/2 बाहर था। First is your 1/2 this matrix 1 -1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है p का, 1/2 एज इट इज। तो डिटर्मिनेंट क्या है, -1 -1 -2, दिस कैंसल्स आउट, डिटर्मिनेंट इज -1। मेरी p इनवर्स क्या आ गई, -1/2 1 -1 -1। अब मेरे पास p भी है, p इनवर्स भी है, p भी है हमारे पास, वर्स भी है। क्या चाहिए हमें, कोसाइन, ओके उससे पहले तो मुझे डायगनल मैट्रिक्स चाहिए, DM चाहिए उससे पहले मुझे। और यू कैलकुलेट कोसाइन डी नीड DM, डायगनलाइज मैट्रिक्स तो चाहिए होगी ना, तभी हम कोसाइन निकालेंगे। ओके एक बात बताओ, हमने कैलकुलेट क्या किया है, M मैट्रिक्स के लिए किया है हमने, M मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाले और फिर P मैट्रिक्स, बट हमें कैलकुलेट करना क्या था,
में तो कोसाइन π/6m कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करते हैं, एक नई मैट्रिक्स मान लेते हैं, मतलब m इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर फैक्टर विच इज π/6, तो मैं n मान लेती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स m हो और उसकी आइगन वैल्यूज हो λ1 और λ2, और अगर आप उस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, कि आइगन वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, वो भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यू गेट k λ1 k λ2। ठीक है, तो अगर मुझे π/6m कैलकुलेट करना है, π/6m कैलकुलेट करना है, मेरी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो भी π/6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, π/6 इंटू 1 एंड π/6 इंटू 3। यहाँ से क्या आ गई मेरी आइगन वैल्यूज, π/6 एंड π/, तो दीज आर योर आइगन वैल्यूज। अब देखो, आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, आप गेस कर सकते हो, या डायरेक्ट आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो यही होंगे, आइगन वैल्यूज एंड अदर एलिमेंट्स 0, बिकॉज यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं, और आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं तो मेरे आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हम देखें तो मेरी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू m, वो क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू m तो होगी, m होगी 1 0 0 3, बट n के लिए क्या होगी, dn क्या होगा, n के लिए हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं π/6 एंड π/2, ये होगी π/6 0 0 π/2। अब नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व कोसाइन ऑफ n। हमारे पास p भी है, p इनवर्स भी है, और dn भी है। अब dn है तो कोसाइन dn क्या होगा, विल बी कोसाइन ऑफ π/6 0 0 साइन π/2। दिस dn हमारा क्या था, π/6 0 0 π/2। अब ये क्या आ गया, कोसाइन π/6 क्या होता है, π/2 0 0, कोसाइन π/2 इज 0 एज वेल। ये मेरी आ गई कोसाइन dn। अब कोसाइन n क्या हो जाएगा, जो हमें कैलकुलेट करना था, p कोसाइन dn p इनवर्स। अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है, p मुझे पता है, p इनवर्स भी पता है, अब कोसाइन dn भी हमें पता है। Just multiply this, you will get cosine n, where n is your π/6m. This will be your answer. तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो जैम में नहीं पूछा जाता है, बट AIFR में, जेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन में हमें बस सिंपली क्या करना है, डायगनलाइज करना है। तो डायगनलाइज द मैट्रिक्स दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। इसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें ए क्या गिवन है, 0 -i एंड 0। तो डायगनलाइज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी ए इज पी इनवर्स ए पी। और पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी एक स्पेशल मैट्रिक्स है जो कि आइगन वेक्टर्स से मिलके बनी है। तो पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 0 माइनस लैम्डा माइनस आई 0 लैम्डा, डिटर्मिनेंट इक्वल 0, माइनस लैम्डा माइनस आई माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 1 इक्वल 0, और लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, +-1। दो वैल्यूज आ रही हैं लैम्डा की, +1 एंड -1। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। अब हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करनी है, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ax इक्वल्स लैम्डा x कैलकुलेट करते हैं। तो और यू कैन से a माइनस लैम्डा आई x 0। तो a क्या है हमारा, 0 माइनस आई 0, यही था ना, 0 माइनस आई 0।
माइनस आई आई यस माइनस लैम्डा। तो अगर मैं फॉर लैम्डा इक्वल्स +1 की बात करूं, -1 x1 x2 इक्वल्स 0 0। यहाँ से क्या आ गया, -1 माइनस आई -1 x1 x2 इक्वल्स 0 0। यहाँ से क्या इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास, तो एक आएगी -x1 माइनस आई x2 इक्वल 0। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 इक्वल्स आई x2 माइनस आई x2। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, आई x1 माइनस x2 इक्वल 0। यहाँ से क्या आ रहा है, x2 इक्वल्स आई x1। या दीज आर सिमिलर इक्वेशंस, ये सेम ही है। अगर मैं आयोटा से इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यू विल गेट द सेम थिंग, x2 इक्वल्स आई x1। तो मेरे पास एक रिलेशन आया है, x2 इक्वल्स आई x1। नाउ जस्ट लेट x1 बी के। तो मेरी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू λ1 इक्वल्स 1। मेरी एक आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, अगर मेरा x1 k है तो x2 है आई के। तो इसे हम लिख सकते हैं k1 आई। अब k की वैल्यू कैसे आएगी, हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, x1 डैगर x1 इक्वल्स 1। तो लेट्स नॉर्मलाइज इज k1 माइनस आई, बिकॉज अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम है तो रो बन जाएगी। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इमेजिनरी नंबर प्रेजेंट था, उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो रियल का तो एज इट इज रहेगा, 1 इज एज इट इज, एंड आई का माइनस आई हो गया, एंड k1 आई इक्वल्स 1। तो k स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स 1। आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ से आ गया 2k स्क्वायर इक्वल्स 1। k स्क्वायर इज 1/√2, नॉट k स्क्वायर, k इज +-1/2। तो मेरा एक आइगन वेक्टर आ गया है 1/√2 1 आई। यही था ना, यस k 1 आई एंड k इज योर 1/√2। तो एक आइगन वेक्टर तो आ गया। अब सिमिलरली हम फॉर λ2 इक्वल्स -1 के लिए कैलकुलेट करेंगे आइगन वेक्टर। कैसे आएगा, अगेन 0 प्लस लैम्डा माइनस आई 0 प्लस लैम्डा, determinant no not determinant, this is a matrix and x1 x2 equals 0 0। yeah, for -1 λ2 equals -1। okay, this is not the right way। तो जब λ2 -1 होगा तो क्या होगा, 0 + 1 माइनस आई 0 + 1 x1 x2 इक्वल्स 0 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशंस आ जाएंगी, x1 माइनस आई x2 इक्वल 0। तो एक इक्वेशन आ रही है x1 इक्वल्स आई x2 एंड अनदर वन इज आई x1 प्लस x2 इक्वल 0, x2 इक्वल्स माइनस आई x1। सिमिलरली ये दोनों इक्वेशंस भी सेम ही है, अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इधर दोनों साइड, यही इक्वेशन आपको मिलेगी। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, x1 इक्वल्स आई x2। तो लेट x2 बी k। तो x2 अगर k है तो x1 इज आई के। x2 अब हमारा ये आ गया, k कॉमन I1। अगेन हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सी क्या आती है। तो x2 dagger x2 equals 1, this is how we normalize any vector। तो k क्या है हमारे पास एलिमेंट्स I1, तो यहाँ हो जाएगा -I1 k I1 इक्वल्स 1। तो यहाँ से आ गया k स्क्वायर
माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 1। तो दिस इज ऑलरेडी -1, तो यहाँ से आ जाएगा 2। अगेन 2k² इक्वल्स 1, k² इज 1/2, k इज 1/√2। तो दूसरा आइगन वेक्टर हमारा क्या आ गया, 1/√2 i1। अब p क्या आ जाएगा हमारा, तो p क्या होता है, x1 x2, यही होता है। तो p आ गया हमारा 1/√2 इंटू 1/√2। x1 इज, x1 क्या आया था, 1i, 1i, x2 इज i1। तो ये हमारा p मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे, p इन्वर्स आ जाएगा। तो p है हमारा 1/2 1i i1, 1i i1। तो ये तो है हमारा p। सिमिलरली हम इसका p इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, p इन्वर्स आ जाएगा तो डायगनलाइज कैसे हो जाएगा, p इन्वर्स a p, इसको मल्टीप्लाई करना है बस, एंड यू विल गेट योर डायगनलाइज्ड मैट्रिक्स फॉर a। बट वैसे आएगी क्या, क्या हम इससे डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि क्या आएगी। आइगन वैल्यूज क्या थी, आइगन वैल्यूज थी हमारी λ1 तो था 1, λ2 था -1। डायगनलाइज्ड मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी सेम ही होंगी बिकॉज दीज आर सिमिलर मैट्रिसेस, है ना। तो हमारे पास आएगी हमारी जो डायगनलाइज्ड मैट्रिक्स होगी वो ये होगी, डी ए विल बी दिस। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी इनवर्स ए पी, हमें ये मिलेगा। और हम डायरेक्टली कैसे लिख पाए, कैसे गेस कर पाए, बिकॉज दो आइगन वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी, डीजनरेसी नहीं थी, तभी हम डायरेक्टली गेस कर पाए कि यही होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज existence and uniqueness of the solution of system of simultaneous linear equations। तो जब हमने फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया था तब हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, हम या तो नंबर्स या फिर फंक्शंस को किसी अरे की शेप में, अरे की फॉर्म में लिखे, हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमने नंबर्स का तो सब देखा, बट अगर हमें इक्वेशंस दे दी जाएं तो क्या हम उसे भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे या होंगे कि नहीं होंगे, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, यस वी कैन। तो अगर देखो, लीनियर इक्वेशंस भी तो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है होमोजीनियस इक्वेशंस और एक होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस में तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, वो कैसे, होमोजीनियस इक्वेशन का राइट साइड जो है वो 0 होती है, ठीक है। अब इस जो इक्वेशन है, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता ही होता है, जहाँ पर x की 0 वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करता है, कि हम इसको एक ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप की होती है, ax1 प्लस bx प्लस cx3, चलो हम x3 तक ही रखते हैं, इक्वल्स b समथिंग, b यहाँ पर यूज हुआ है तो यहाँ पर d कर लो। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इस टाइप की होती है, और होमोजीनियस टाइप की होती है ax1 प्लस a प्लस a x3 इक्वल 0। होमोजीनियस की टाइप ये होती है, नॉन होमोजीनियस की टाइप ये होती है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल इक्वेशंस को, यहाँ पर तो मैंने एक ही इक्वेशन लिखी है, मल्टीपल इक्वेशंस को लिखे तो हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस के केस में तो हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल 0, जहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या होगी, a1 a2 a3, एक और दूसरी इक्वेशन भी कुछ दे रखी होगी, लेट्स से b1 b2 b3 c1 c2 c3, मान लो 3 इक्वेशंस गिवन है, तो ए मैट्रिक्स वो रिप्रेजेंट कर रही है, कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से, और x क्या होगा, x1 x2 x3। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर x1 x2 x3,
इक्वल्स 0 0 0। ये तो होती है होमोजीनियस टाइप। नॉन होमोजीनियस में तो अगर हम मैट्रिक्स की नोटेशन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पर A1 A2 A3 1 B2 1 X1 X2 X3 इक्वल्स T1 T2 T3। अब ये किस फॉर्म की है? AX इक्वल्स B की फॉर्म और AX इक्वल्स D की फॉर्म की है। अब सिंपल ए मैट्रिक्स तो है हमारी, सिंपल ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स होती है अगर आप A1 A2 A3 P1 P1 P2 P3 D2 C1 C2 D3 D3। अगर हम देखो हमारे पास AX इक्वल्स D की फॉर्म थी नॉन होमोजीनियस के लिए, है ना। अब अगर हम D को लेफ्ट साइड ही ले आए, हमारी क्या मैट्रिक्स बन जाएगी? इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम पूरा लिखते हैं, यहाँ पर आएगा X1 X2 X3 और इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर हम राइट साइड भी इंक्लूड कर रहे हैं हमारे फंक्शन या फिर हमारे इक्वेशंस में कह सकते हो। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे लेट्स से हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल जो हमारी मैट्रिक्स थी वो A मैट्रिक्स थी जो कि सिर्फ कॉफिशिएंट्स थी, उन इक्वेशंस की जो कॉफिशिएंट। अब देखो, अब मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पता है और नॉर्मल जो A मैट्रिक्स थी वो पता है जो कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स थी। अब हम इस मैट्रिक्स से क्या बता सकते हैं? अगर हमारी रैंक जो है, रो यहाँ पर रैंक को डिनोट कर रहा है, अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी, तब हम क्या कहेंगे कि हमारी इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है एंड उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है कि देयर आर या तो एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है या मोर देन वन सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है। नॉन इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। वो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग। तो अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी इक्वल होते हैं देन वी से इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर रैंक दोनों के इक्वल है और वो किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के, देन यू से कि इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, उन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट कंडीशन इज, नेक्स्ट केस इज, अगर आपकी रैंक इक्वल है और लेस देन n है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर से कम है तब आप कहोगे यू विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पता है कहाँ से आ रहा है? बिकॉज रैंक कम कब होती है हमारे ऑर्डर से? जब उसमें लीनियरली डिपेंडेंसी हो, जब उसमें रिलेशंस हो, डिपेंडेंट हो वेरिएबल्स एक दूसरे पे। अब जो डिपेंडेंसी है वो बहुत सारे आपको दूसरे रिजल्ट्स भी दे सकती है, दैट्स व्हाई यू गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक दो बार आया हुआ है इसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो ये पूछा गया था 2016 में। फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस का सेट गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और क्या पूछा गया है स्टेटमेंट में? इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है और ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता इसके बारे में पूछा गया। वो हम कैसे बताएंगे? हम क्या चेक करेंगे? हम मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक चेक करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी? 1 1। ओके सो एक्स वाई एंड जी है 1 1 0 and second column will be 0 1 1 and third column will be 1 0 1। ये तो है हमारी मैट्रिक्स ए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? उसको हम सी से लिख रहे हैं 1 1 0 और राइट साइड है 1।
0 1 0 0 1 1 0 1 1 एंड राइट साइड है 1 एंड 1 0 1 राइट साइड है 1। तो ये है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इनकी रैंक चेक करनी है। तो ए मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, इसका हम पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर चलो पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस वन विल बी 0 -1। तो यहाँ से क्या आ गया 1 + 1, तो दिस इज 2। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसकी रैंक क्या होगी, सेम एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक क्या आ गई, रैंक ऑफ ए तो 3 है, ठीक है। अब सी की रैंक चेक करते हैं। सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बट रैंक क्या होती है, जो भी लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर होता है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगेन अगर मैं ये चूज करती हूँ, ये वाली लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स चूज करती हूँ, और इसका डिटर्मिनेंट जो कि ए ही है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था जो कि नॉन जीरो था इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसकी भी रैंक क्या हो गई 3, रैंक ऑफ सी इज ऑल्सो 3। तो अब रैंक सेम है, मीन्स द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट and solution exist. Next is the eigenvalues of the matrix representing the following pair of linear equation. Okay, इसमें हमें इक्वेशन की प्रॉपर्टी का कुछ नहीं करना है, इसमें बस हमें इक्वेशंस गिवन है और उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है उस मैट्रिक्स की, ठीक है। इक्वेशंस गिवन है और इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 I 1, ये हमारी मैट्रिक्स है। हमें इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी, दैट्स वेरी सिंपल राइट। 1 माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट लो इक्वेटेड टू 0 और हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल 0। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, आइटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 0। क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0। इसके हमें अब रूट्स निकालने हैं, -b प्लस बी स्क्वायर -4ac, 4 2 is 8 over 2a, these are the roots। 2 प्लस माइनस यहाँ से 2i आएगा ओवर 2। तो हमारे दो रूट्स क्या आ गए, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई। तो ऑप्शन मैच कर रहा है 1 प्लस आई एंड, तो डी इज द राइट ऑप्शन। हमने बस इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, नथिंग एल्स, एंड उसकी हमने आइगन वैल्यूज निकाली है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ओके, तो अब हम जनरल क्वेश्चंस करेंगे जो हमने इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चंस करे थे और जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे थोड़े से हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। दीज आर जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि जो प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगे इन क्वेश्चंस में वो आपके माइंड में रिटेन रहे, ठीक है। तो क्या पूछा गया है हमें, ओके सो ये क्वेश्चन 2015 का है। क्या पूछा गया है, द ट्रेस ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स इज 4, trace, let's say A is 4 and determinant A is 8, okay। If one of the eigenvalues is this, the other eigenvalue is, तो 2x2 मैट्रिक्स है, A प्लस बी 4 है, ए बी 8 है, जिसमें से वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज, लेट्स से A है हमारा 2 इंटू 1 प्लस आई, ओके। तो B क्या होगा, दिस इज वेरी इजी, B क्या होगा 4 माइनस ए, 4 माइनस -2i, तो 2 - 2i, 2 कॉमन,
1 माइनस आई। क्या आ गया आंसर? B is 2 into 1 minus I. A is the right option. A is the right option. क्या यूज किया है हमने? ट्रेस डिटर्मिनेंट को हमें आइगन वैल्यूज की टर्म्स में पता होना चाहिए. सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस. मल्टीप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट क्या होता है? लैम्डा 1. मल्टीप्लीकेशन इज योर डिटर्मिनेंट. बस यही प्रॉपर्टी हमने यूज की है एंड सम सिंप्लीफिकेशन एंड यू गॉट द आंसर. Next is find the eigenvalues and eigenvectors for the given matrix. अब देखो ये 3x3 मैट्रिक्स. तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था बट वो हमने पूरा नहीं सॉल्व किया था. तो एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 का. ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है? 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0. आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? A माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट 0. तो 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 -1 माइनस लैम्डा 0 -1 माइनस लैम्डा. टेक द डिटर्मिनेंट, इक्वेट इट टू 0. क्या आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 एंड माइनस का ऑलरेडी एंड दिस विल गेट यू अ पॉजिटिव 1 प्लस लैम्डा. यहाँ से हमें क्या आ गया? माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0. ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल 0. क्या आ गई हमारी इक्वेशन? लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 1, लैम्डा इज प्लस माइनस. वेट अ मिनट, ये तो क्यूबिक इक्वेशन आनी चाहिए थी ना, बिकॉज हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है. 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 राइट. 1 माइनस लैम्डा. ओ यहाँ पर 0 माइनस लैम्डा है, कर दी गलती. यहाँ पर हमारे पास 0 माइनस लैम्डा था. ठीक है, अगेन इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0. अब हमें इसको सॉल्व करना है. लेट्स डू इट क्विकली. यहाँ से क्या आ रहा है? 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल 0. ओके, यू कैन डू दिस. ये बस आपको सिंप्लीफाई करना है, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना है. आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नोट्स. तो आपको नोट्स में इसका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा. सोल्यूशन आंसर, जस्ट मेंशनिंग आंसर इन नोट. नेक्स्ट इज ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था. क्या पूछा गया है? इफ A इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स KA फॉर द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, हमें क्या बताना है? KA का नेचर बताना है, जहां पर K कुछ भी हो सकता है और डिफरेंट केसेस दिए गए हैं हमें. तो देखते हैं फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? K इज अ रियल स्केलर क्वांटिटी. तो K जब रियल है और उन्होंने बता रखा है कि ए हर्मिशियन है, मींस ए इज इक्वल्स टू ए डैगर. हर्मिशियन की यही प्रॉपर्टी होती है ना कि ए इक्वल्स ए डैगर. और स्क्यू हर्मिशियन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ए इक्वल्स माइनस ए डैगर. हम बस ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ठीक है, अब अगर मुझे के ए का नेचर चेक करना है, मैं उसका डैगर लूंगी. ए डैगर, ए डैगर. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आता है? ए डैगर, ए डैगर. तो ए डैगर इज इक्वल्स टू ए, हमें पता है. के डैगर क्या होगा? के एक रियल स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर है, तो के एज इट इज होगा. तो
के ए डैगर इज इक्वल्स टू के ए मीन्स दिस इज हर्मिशियन। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, के ए का नेचर कैसा है, हर्मिशियन। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या गिवन है, के इज अ कॉम्प्लेक्स स्केलर क्वांटिटी। क्या, अगेन के ए का डैगर क्या आ जाएगा, ए डैगर, ए डैगर। अब बिकॉज ए डैगर इज इक्वल्स टू ए, हमें पता है कि ए हर्मिशियन है, ए इंटू के डैगर। अब बिकॉज के हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्केलर क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स, तो के किस टाइप का होगा, एक्स प्लस आई वाई टाइप का होगा। के डैगर क्या हो जाएगा, डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। तो अगर मैं के डैगर को यहाँ पर प्लग करती हूँ तो क्या आ जाएगा, मतलब हम के डैगर को के की टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर के ए की टर्म में तो ये आएगा ही नहीं। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू ईदर प्लस माइनस के ए, बिकॉज अगर मैं प्लस के ए करती हूँ, प्लस के इज जस्ट एक्स प्लस आई वाई, उसके लिए यहाँ पर के डैगर को एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होना चाहिए। तो ना तो ये हर्मिशियन है ना स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन में ए डैगर इक्वल्स माइनस ए होता है ना ये स्क्यू हर्मिशियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही हर्मिशियन की। तो दिस इज ईदर हर्मिशियन नॉर स्क्यू हर्मिशियन। Next case is K is a purely imaginary scalar quantity. Purely scalar, imaginary. Scalar, imaginary. ठीक है, ए डैगर अगेन, ए डैगर लेंगे क्या आ जाएगा, ए डैगर, ए डैगर, ए डैगर। अब स्केलर इमेजिनरी है, तो अगर ये सिर्फ आयोटा होता उसका बस माइनस मतलब साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के ए। अब हमारा क्या है, के ए डैगर इक्वल्स माइनस के ए आया है, इसका जो नेचर है वो है क्यू हर्मिशियन। तो अब आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी थोड़ी याद रहेगी कि हर्मिशियन और हर्मिशियन होता क्या है। नेक्स्ट इज ओके, दिस इज अगेन ऑन हर्मिशियन hermiticity. What is the nature of commutator bracket of two Hermitian matrices A and B? हमें क्या गिवन है, ए भी हर्मिशियन है, मतलब ए इज इक्वल्स टू ए डैगर एंड बी इज इक्वल्स टू बी डैगर, ये हमें गिवन है। हमें किसका नेचर बताना है, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का, इस पूरी क्वांटिटी का नेचर बताना है। तो मैं इसका डैगर लूंगी, सबसे पहले तो कॉम्यूटेटर होता क्या है, ए बी इज गिवन एज ए बी माइनस बी ए। अब अगर हम इसका डैगर लेंगे, ए बी डैगर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए होल डैगर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी डैगर माइनस बी ए डैगर। अगेन अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। अब ए डैगर इक्वल्स ए है एंड बी डैगर इक्वल्स बी है, यूज दिस बी ए माइनस ए बी, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो हमने क्या लेके चला था, ए बी माइनस बी ए होल डैगर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द सेम क्वांटिटी। इसका नेचर क्या हुआ, हर्मिशियन के स्क्यू हर्मिशियन, नेगेटिव साइन आ रहा है, सो दिस इज क्यू हर्मिशियन। आंसर क्या हुआ, हर्मिशियन। बिकॉज ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स डैगर इक्वल्स माइनस। ओके, नेक्स्ट इज
द गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ, हमें मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, और क्या बोला गया है कि मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है किस कंडीशन में, क्या वैल्यूज होंगी ए और बी की कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑर्थोगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, यही प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनैलिटी की। और यूनिटरी की क्या होती है? ए इंटू ए डैगर इक्वल्स आई। यूनिटरी की होती है ए इंटू ए डैगर इक्वल्स आई। इनको याद रखना है। तो हम बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? दिस इज ए ट्रांसपोज एंड नॉट डैगर, ओके। तो 1 0 0 0 ए बी एंड 0 माइनस बी ए, ये है हमारा ट्रांसपोज। ए हमें पता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। ए इज 1, ए इज 1 0 ए 0 ए बी 0 माइनस बी ए, 0 माइनस बी, ये तो है हमारा ए। और ए ट्रांसपोज क्या था? 1 0 0 0 ए बी 0 माइनस बी ए। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 0 0 1 0 0 1। राइट साइड पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन, दिस एंड दिस, 1 1। अब ये देखो, ये 3x3 है, ये भी 3x3 है। आउटपुट विल ऑल्सो बी अ 3x3 मैट्रिक्स। राइट में भी 3x3 है, इक्वेट कर देंगे 1 एंड सो अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 0 ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो एंड माइनस ए बी प्लस ए बी, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 1 इज 0 माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस ए बी, एंड यहाँ आ जाएगा 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर ओके। तो दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे। दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1 एंड अनदर इज माइनस ए बी प्लस ए बी इक्वल 0। यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ये बस बता रहे हैं ए बी इक्वल्स ए बी, दैट वी नो। हमारे पास क्या इक्वेशन आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1। अब ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, दैट इज योर आंसर, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1 फ्रॉम ए इंटू ए ट्रांस आई, ठीक है। ए इक्वल्स 1 बी माइनस 1, ये तो 2 दे देगा जो हम इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। बी ऑप्शन में क्या है? 1/2 प्लस 1/2, यस ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है? 1/2 प्लस आई स्क्वायर, नहीं ये 0 दे देगा। जैसे हम ए स्क्वायर, ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। 1/2 प्लस आई स्क्वायर बाय 2, यस यहाँ से ये हमें 0 दे देगा। तो सी इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। अगेन डी से भी हमें 2 मिल जाएगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स 1/√2, for a equals 1/√, and b equals -1/√2, हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये जस्ट एक छोटी सी समरी के लिए है कि रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है?
में ए डैगर इक्वल्स ए होता है, और ए डैगर क्या होता है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। और अगर वो कह रहा है कि हमारे पास रियल हर्मिशियन होगी तो उसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज उसमें ऑलरेडी रियल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो कॉन्जुगेट लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कॉन्जुगेट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो कॉन्जुगेट हटा देंगे तो क्या कंडीशन बच जाएगी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। Similarly, real skew Hermitian matrix is skew symmetric matrix. Again, same thing. जैसे हमने रियल के लिए रियल हर्मिशियन के लिए कहा है, वैसे ही रियल स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। आप एलिमेंट्स को चेक करके देख सकते। रियल यूनिटरी इज इक्विवेलेंट टू ऑर्थोगोनल। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, ए इंटू ए डैगर इक्वल्स आई। अगेन ए डैगर क्या होता है हमारा, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। अब जब हमारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल होंगे तो उसका कॉन्जुगेट तो इक्वल ही होगा। मीन्स क्या बचा, मतलब ए कॉन्जुगेट लेने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई, जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। सो रियल यूनिटरी मैट्रिक्स टेंड्स टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज जस्ट ट्रेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये हमें पता है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू। ये तो था छोटी सी समरी जो हमने पिछले सेशन में किया था। एंड इस सेशन में हमने सबसे पहले किया था केले हैमिल्टन थ्योरम, उसके बाद हमने रैंक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायगनलाइजेशन, कि कैसे क्यों हमने डायगनलाइज्ड मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, किसी भी अगर हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स दी गई है जिसमें सभी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, तो उसको उसकी जब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है फॉर 3x3 मैट्रिक्स, जिसे कभी कभी सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लाए। लेकिन अब हमें एक चीज़ पता थी कि या तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो या ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, उन केसेस में हमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, सिमिलर मैट्रिक्स लाए बट डायगोनलाइज्ड फॉर्म में, जिसको हमने क्या कहा, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ा है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में इतना ही था। एंड अगर मैं ज़्यादा मेजॉरिटी वाला पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, वो फर्स्ट सेशन में ही था। ओके, सो सेकंड वाज जस्ट थोड़ा सा इसमें एडिशनल पार्ट हमने ऐड कर दिया था, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या आ जाए क्वेश्चन में। ऑल्दो अगर जैम में नहीं भी आता है तो इसमें से TIFR जेस्ट में क्वेश्चन पूछा आता है। So anyways, this is good for you. Thank you so much. See you in the next one.